चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिएगा, हम लोगों ने आपका चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने आपका मैथ्स पेडागोजी स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें आपके जो गणित की भाषा है, सामुदायिक भाषा है, शिक्षण विधियां हैं, ये हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस किया था। बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ रहे थे, सारी चीजें इसमें हम लोग कर रहे थे और ये चैप्टर हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, जिन दोस्तों ने ये चैप्टर नहीं देखा वो देख सकते हैं, आप इससे पहले वाला चैप्टर देखिएगा। इसमें सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज जो है हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग आज करेंगे 100+ क्वेश्चंस, यानी कि इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो जो है हो सकता है यूट्यूब पे भी जाए आपके डेमो के लिए, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये आपकी मैथ्स पेडागोजी इसमें चल रही है। ये 100+ क्वेश्चन हम लोग इसमें करने वाले हैं। दोस्तों, जितने दोस्त आ गए हैं सभी का स्वागत है, गुड इवनिंग, नमस्कार, है ना। ये सारी चीजें देखो, ये शिक्षण विधियां हम लोगों ने पढ़ी थी कि कौन सी शिक्षण विधि कहाँ काम आती है ना, सर्वश्रेष्ठ विधि, ये सारी चीजें हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर सके थे। पुराने जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है और आप देखिएगा हम लोग यहां तक करेंगे। इसके 106 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल आपके हैं, तो ये 106 क्वेश्चन आज हम लोग इसमें करने वाले हैं। हो सकता है आज के वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करें, लेकिन इसमें हम लोग ये सारे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसानी से सीखेंगे, बहुत अच्छे से। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जितने दोस्त आ गए हैं सभी का स्वागत। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है, सभी दोस्त देखिएगा और सोल्व करने की कोशिश यहां पर करिएगा। क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं ध्यान से। आज एक एक क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। और ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। कोई दोस्त ऐसा हो जिसको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ सभी के लिए फ्री है। 9893800651 पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। निम्न में से आगमन विधि का सही क्रम चुनिए। आप लोगों ने आगमन विधि पढ़ी होगी। आगमन विधि क्या कहती है? आगमन विधि का मतलब होता है कि आप उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, मतलब एक तरीके से डिटेल में आप लोग सीखते हैं, उसे आगमन विधि कहते हैं। उदाहरण से आप नियम की ओर जाते हैं, इसमें आप जो चीजें हैं बिल्कुल बेसिक से आप एक सूत्र बनाते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो अब इसका क्रम क्या होना चाहिए? आगमन विधि पढ़ाने का सही क्रम क्या होना चाहिए? सामान्यीकरण होना चाहिए सबसे पहले, फिर अवलोकन, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, परीक्षण एवं जांच, यानी कि ये 4 चीजें हैं। इनको सही क्रम में रखना है कि सबसे पहले सामान्यीकरण करना है, फिर अवलोकन करना है, फिर उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करना है, या फिर परीक्षण और जांच करना है। तो आप लोगों को देखना है कौन सा क्रम इसका सही होगा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, या तीसरा दूसरा पहला चौथा, या तीसरा चौथा दूसरा और पहला। ये क्रम आपके कौन सा वाला क्रम जो है वो सही रहेगा। देखो, सामान्यीकरण क्या होता है? सामान्यीकरण का मतलब होता है कि नॉर्मलाइजेशन करना, यानी कि कोई चीज समझा रहे हैं, मान लो जैसे कि त्रिभुज समझा रहे हैं, त्रिभुज पढ़ा रहे हैं। अब त्रिभुज पढ़ाने के लिए सामान्यीकरण करना, यानी कि त्रिभुज से त्रिभुज का कौन सा आकार बच्चों ने देखा होगा। तो सबसे पहले बात करें समोसे की, है ना, ये तो हो ही जाना चाहिए कि सर एक एक मंगवा लो यार, मजा ही आ जाए, है ना। तो समोसा जो है 3 कोने वाला होता है, तो उससे आप सामान्यीकरण करके उससे रिलेट करके उसको बताते हैं, तो यह सामान्यीकरण होता है। अवलोकन यानी कि उस पर पूरा डिटेल में बताना कि क्या क्या चीजें होती है, फिर उसका उदाहरण बताना, फिर परीक्षण और जांच करना। तो कौन सा क्रम इसका सही होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी दोस्त कर रहे होंगे, आपका आंसर आ रहा होगा, है ना। मैं आप देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है और इस ये लाइव नहीं है, लेकिन सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, नमस्कार। आप अंत तक बने रहिए, आज के प्रश्न बहुत शानदार होने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आपके ये 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे शिक्षण विधियों पर, बिल्कुल आप बने रहिएगा। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड नहीं है ना, ये सॉरी ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड सेशन है। ठीक है, कि कोई गुड इवनिंग वगैरह लिख रहा हो, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इस पहले का आंसर जो होगा वो हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसका ये क्रम सही है। सबसे पहले पहला वाला कि सामान्यीकरण सबसे पहले करना होगा, तो इसका क्रम है कि पहले आप सामान्यीकरण करें। आगमन विधि बताने के लिए सबसे पहले सामान्यीकरण करना है। फिर तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है कि सामान्यीकरण करते ही फिर आपको उदाहरण बताना है, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है अवलोकन करना, यानी कि उसके बारे में अवलोकन करना, उस पर विश्लेषण करना। फिर लास्ट जो है सबसे लास्ट में होगा परीक्षण एवं जांच, यानी कि सबसे
लास्ट में आपको परीक्षण करना है, उसकी जांच करना है। तो ये क्रम आपका हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले सामान्यीकरण, फिर आपको उदाहरण देना है, फिर अवलोकन करना है, फिर लास्ट में आप परीक्षण एवं जांच करना है। ठीक है, तो आपका ये वाला क्रम बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। जिन दोस्तों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आया है बिल्कुल करेक्ट है। और यहां से आप लोगों को 1 से कम 50 तक आप नंबर डाल लीजिए, कम से कम 30 तक नंबर डाल लीजिए। और आज आपके जितने क्वेश्चन होंगे, आज आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, उनमें से कितने आपके सही है, ये आप लोग कमेंट करिएगा, या फिर आप खुद चेक करिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। एक तरीके से आप लोग इसको टेस्ट के रूप में मानकर चलिएगा। ये पहला क्वेश्चन आपका है, आपके जो भी आया हो, उसके बाद आप 1 से लगाकर 30 तक या 50 तक नंबर डाल लीजिएगा, आपके जितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और सभी दोस्त आ गए हैं, बिल्कुल वीडियो को लाइक करते चलना है, क्लास को शेयर करते चलना है। और अगर आप लोग ऐप में देख रहे हैं तो बस आप देखिएगा। ठीक है, ये अगर यूट्यूब पे है तो उनके लिए मैं लाइक शेयर बता रहा हूँ। बाकी ये आपका यूट्यूब पे आपका सॉरी ऐप के अंदर आपका पहला चैप्टर हो गया है कोर्स में, उस पहले चैप्टर के 100+ क्वेश्चन कर लिए हैं। ये दूसरा चैप्टर हो गया है, दूसरे के 100+ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। फिर तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, ऐसे करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 2-5 दिनों में आपका पूरा अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिएगा सभी दोस्त, क्या लिखा हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। तो उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग की कौन सी आपकी जो विधि है, शिक्षण विधि, वो प्रयोग की, तो वो बताना है आपको। प्रयोगशाला विधि प्रयोग की है, या आगमन विधि का प्रयोग किया है, या निगमन विधि का प्रयोग किया, या व्याख्यान विधि व्यवस्था का प्रयोग किया है। तो आप लोगों को बताना है इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर बता दूं कि अगर उन्होंने 4 त्रिभुजों को खींचा गया है और अब बिल्कुल सिखाने के लिए एक शीट वितरित की है, तो वो संबंध खोजने के लिए कह रहे हैं, तो एक तरीके से उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हैं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आगमन विधि इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, जिन दोस्तों का आगमन विधि आ रहा है उन लोगों का बिल्कुल सही है, बाकी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिएगा, क्या लिखा हुआ है साथियों। लिखा है कि प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। प्राथमिक कक्षा के बच्चे तर्क कौशल का विकास पे नहीं होना चाहिए, या गणितीय अवधारणा को समझना इस पे नहीं होना चाहिए, गणितीय भाषा के विकास इस पर ध्यान नहीं होना चाहिए, या गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता हो, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो किस चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए आप लोग चेक करिएगा। तो तीसरे का आंसर आपका जो भी आ रहा है, वो करेक्ट आंसर आपको बता देता हूं कि प्राथमिक स्तर पर है तो गणितीय भाषा का विकास हो, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बाकी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग चेक करते चलिएगा अपने आंसर कितने बन रहे हैं। 1 से लगाकर आपको 50 तक आज नंबर डालना है, 50 तक आपको चेक करना है। और एक तरीके से 50 नंबर का आप टेस्ट समझ सकते हैं, आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये आप लोग चेक करते चलिएगा साथियों। बहुत बढ़िया और बेहतरीन आप लोग कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा ध्यान से, सोल्व करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। मतलब उसने हल तो कर लिया लेकिन उसको बता नहीं पा रही थी कि कैसे हल किया है। तो वह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है कि कम आत्मविश्वास स्तर और कम गणितीय कौशल, या परिमाप के संप्रति की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता, या निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। तो आपको बताना है, देखो शैलजा जो थी, ये शैलजा है ना सर, आपको कैसे पता, ये यहाँ लिख रखा है इसलिए इसका नाम रख दिया मैंने शैलजा। शैलजा ने क्या किया, अब उन्होंने आकृति का परिमाप पूछा शिक्षिका ने, तो शैलजा ने क्या किया कि बताया
कि भैया उसने परिमाप तो निकाल लिया, पर उनका कैसे निकाला तो ये बता नहीं पाई। मतलब एक तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता है, यानी कि कुछ बताने में असक्षम है, भाषा प्रवीणता में थोड़ी सी निम्न स्तर है, लेकिन गणितीय प्रवीणता में उच्च स्तर है। मतलब जो परिमाप निकालने के लिए कहा वो निकाल लिया पर बता नहीं पाए, इसलिए निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता है, लेकिन गणितीय प्रवीणता क्या है, उच्च स्तर की। ऐसा नहीं कि कम आत्मविश्वास है, बस वो बता नहीं सकती, कम गणितीय कौशल नहीं है, गणितीय कौशल पूरा है, इसलिए उनने आंसर बता दिया है ना, हल तो कर लिया। निम्न स्तरीय भाषा है ना, लेकिन परिमाप के संप्रति की कम समझ नहीं है, परिमाप तो उसने निकाल लिया तो कम कम समझ नहीं है, अच्छी मौखिक योग्यता होती तो वो बता देती, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, देखिएगा, है ना, एक मिनट। हाँ, एक मिनट देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, है ना, एक मिनट कुछ गड़बड़। ठीक है, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलेंगे, है ना, कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। उसने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 पे नजर डालेंगे, उसने लिखा है कि गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। गणित की जो भाषा है, हम लोगों ने अभी आपका चैप्टर पढ़ा था, इससे पहले इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि गणित की भाषा में किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। गणितीय सूत्रों का प्रयोग नहीं करते हैं, गणितीय संकेतों का प्रयोग नहीं करते हैं, गणितीय संख्याओं का प्रयोग नहीं करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो 5 का जो आंसर आ रहा है, इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सारी चीजें गणितीय भाषा में आती है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं ऐसी है जिसका प्रयोग नहीं होता। सूत्र का भी प्रयोग होता है, संकेत का भी प्रयोग होता है, संख्याओं का भी प्रयोग होता है, मतलब गणित की भाषा में सबका प्रयोग होता है, सूत्र, संकेत और संख्याएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे होंगे। अगर आप बिल्कुल लाइव देख रहे हैं इसको, है ना, एक तरीके से रिकॉर्डेड है पर प्रीमियर चल रहा है, आप लोग लाइव देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप लोग क्लास को शेयर कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के लिए जो मैं 500 मैथ्स पेडागोजी के टॉप क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, ये तो चैप्टर के हैं, हालांकि 500 मैथ्स पेडागोजी क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, उसकी मैराथन हम लोग लाइव ले। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अलावा जितने दोस्त देख रहे हैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप 199 में 199 रुपए में मैथ्स का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 20 वीडियो रहेंगे, आपके सारे टॉपिक पढ़ाए गए हैं जो आपके मैथ्स के हैं, जिसमें मैथ्स पेडागोजी भी इंक्लूड है दोस्तों। तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स पूरा पढ़ने के लिए आप 199 में फुल सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं, 20 वीडियो वाला है। ये ऑफर जल्द आपका खत्म होने वाला है, तो जो दोस्त ज्वाइन करना चाहे कर लेना, शुरुआत के 100 स्टूडेंट इसमें पूरे होते ही आपका ये ऑफर जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर आपके 300 रुपए लगेंगे। तो जो दोस्त ज्वाइन करना चाहे कर लेना, और जिसको ये क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए वो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि ये जो आपके शिक्षण विधियों वाला चैप्टर है, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो चैप्टर की पीडीएफ, यानी कि चैप्टर की जो थ्योरी है उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, और ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसकी पीडीएफ भी आप लोगों के लिए फ्री है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो इस नंबर पे मैथ्स पेडागोजी आप लोग लिख दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। आप लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, हर चैप्टर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल आप डाउनलोड करें लेयर 3 एजुकेशन ऐप, और उसमें आप लोग ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है कि समस्या समाधान पद्धति है गणित के विकास को ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ाना, ये समस्या समाधान है। विद्यार्थियों को खुली समझ वाला बनाते हुए उसमें गणितीय प्रवणता, सृजनात्मक खोजपरक गणित प्रवणता, सृजनात्मक खोजपरक चिंतन विकसित करना, या गणितीय बोध, भाव, विचारों, तकनीकों को पदानुक्रमिता या माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश देके या पुनरावृत्ति स्मरण के द्वारा गणितीय निष्कर्षों, परिभाषाओं और संकल्पनाओं को पढ़ाना। कौन सा
समस्या समाधान पद्धति है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो आप लोग कर रहे होंगे, आप लोग आंसर करते चलिएगा साथ में, ताकि आप लोगों को लगे कि ये टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है, मतलब आप लोगों को आंसर भी करते चलना है, अपने आंसर चेक भी करते चलना है कि कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। आज लगभग हम लोग 50 क्वेश्चन के आसपास करेंगे, तो 50 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं ये आप लोग चेक करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, 6 वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कि गणितीय बोध, भाव विचारों को तकनीकों के पदानुक्रमिता, यानी कि बिल्कुल एक एक पद को क्रम के अनुसार माध्यम से व्यवस्थित दिशा निर्देश के साथ करना, ये समस्या समाधान पद्धति है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है साथियों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग करिएगा कि बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है ना? कौन सा आवश्यक नहीं है? समूह बनाना नहीं है, या एक एक संगतता नहीं है, या क्रमबद्धता नहीं है, या संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, ये आपका आवश्यक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? आप लोगों का करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना ये अवधारणा रूप में सीखने के लिए आवश्यक बिल्कुल नहीं है। बाकी समूह बनाना, एक एक संगतता, क्रमबद्धता, ये सब कुछ जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी जरूरी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग एक से पूरा नंबर डाल के इसको करते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं मेरे दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, पढ़ते चलिएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा। गणितीय कौशलों का विकास निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा सबसे उपयुक्त है? गणितीय कौशल का जो विकास है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा सबसे उपयुक्त है? कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, या संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से अधिक अभ्यास करना, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर, या केवल एल्गोरिथम का वर्णन कर। केवल जो है वैसे भी नेगेटिव वर्ड है, इसके ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकते। तो 8वें का जो आंसर हो रहा है वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करके अधिक से अधिक अभ्यास करना। कोई भी संकल्पना है, मान लो जैसे हम लोग आयत पढ़ रहे हैं, आयत में आप लोगों ने उसका परिमाप देखा कि परिमाप होता क्या है, चारों भुजाओं का योग। अब ये प्रक्रिया हमने संकल्पना पढ़ ली, अब प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से अब अधिक से अधिक उसका अभ्यास करेंगे तो वो चीज आपके कौशल का विकास करेगी, यानी कि गणितीय कौशल का विकास करेगी। किस विधि द्वारा होता है? तो इस विधि द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है दोस्तों। बहुत बढ़िया और बेहतरीन आप लोग कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आप और मैथ्स पेडागोजी के वीडियो चाहते हैं, आप मैथ्स पेडागोजी के 500 क्वेश्चन एक साथ पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे। आज के वीडियो का जो टारगेट है, अगर वो 500 पूरा हो जाता है, 500 टारगेट आज का अगर पूरा हो जाता है, आप लोग देख रहे हैं 500 टारगेट अगर पूरा हो जाता है, तो इसके अगले वीडियो भी मैं लेकर आऊंगा, है ना? अगर आप चाहते हैं तो इसके अगले वीडियो भी मैं लेकर आऊंगा, अगर आप 500 का टारगेट पूरा कर देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग चेक करिएगा क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे ध्यान से। निम्नलिखित में से किस गणित शिक्षण विधि में प्रक्रिया के छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? हम लोगों ने अभी शिक्षण विधियां पढ़ी थी, उसमें हमने बेसिक से सीखा था कौन सी विधि किसे कहते हैं, कहाँ कौन सी विधि काम आती है, कौन से शिक्षण में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से सीखी थी दोस्तों। अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख सकता है, इससे पहले का वीडियो। विश्लेषण विधि होगा, प्रयोगशाला विधि होगा, आगमन विधि होगा, या संश्लेषण विधि। यहां पर देखो एक चीज होती है विश्लेषण, और एक चीज होती है संश्लेषण। विश्लेषण विधि होती है, एक संश्लेषण विधि होती है ना? अब विश्लेषण का मतलब होता है कि कोई चीज एक है उसको भागों में तोड़ना। जैसे कि मान लो आपके गणित है, अब गणित को मैंने 3 भागों में तोड़ा, मान लो अंक गणित अलग हो गया, बीज गणित हो गया, रेखा गणित हो गया, इसको अलग अलग भागों में तोड़ा, तो ये मैंने उसका विश्लेषण किया, उसको अलग अलग भागों में बांटा। अब संश्लेषण क्या होता है? जैसे अब ये अंक गणित हो गया, आपकी बीज गणित हो गया, रेखा गणित हो गया, इन तीनों को मिला करके आपकी गणित बनती है, तीनों को मिला करके गणित बनती है। तो ये मैंने क्या किया? संश्लेषण किया, मतलब इन चीजों को मिलाना एक साथ, वो संश्लेषण होता है। और अलग अलग कर देना
वो विश्लेषण होता है। तो यहां पर उसने कहा कि छोटे छोटे भागों को मिलाकर मिलाकर संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत करना, वो आपका संश्लेषण विधि होता है दोस्तों। तो अगर समझ में आया है, बात क्लियर हुई है, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करते चलेंगे दोस्तों, क्लास को शेयर करते चलेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका संश्लेषण विधि। अगर आप ये मैथ्स पेडागोजी के सारे वीडियो पढ़ना चाहते हैं, यानी कि मैथ्स पेडागोजी कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स में आपको मैथ्स पेडागोजी भी अवेलेबल होगी, साथ ही साथ मैथ्स के भी सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। यानी कि 20 से 25 वीडियो का ये क्रैश कोर्स रहेगा। इस क्रैश कोर्स में आप बहुत बेहतर तरीके से, बहुत शानदार तरीके से मैथ्स में 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं। आपसे पहले भी बहुत सारे दोस्तों ने पढ़ा है, बहुत सारे दोस्तों के नंबर अच्छे आए हैं, आप भी एक मौका दे सकते हैं। और प्राइस भी इसलिए कम रखा गया है 199, वैसे इस कोर्स की प्राइस है नहीं, बहुत ज्यादा है, लेकिन आप लोगों को आप प्राप्त कर सकें और इस शानदार गणित का आनंद ले सकें, इसलिए आप 199 में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मुझे मेरे इस नंबर 9893800651 पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा क्रैश कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। अगर पेमेंट का ऑप्शन नहीं है तो आप मेरे इस नंबर पे पेमेंट करवा सकते हैं, आपका कोर्स चालू करवा दिया जाएगा। समय बहुत कम बचा है, आप बेहतर तैयारी के लिए इस क्रैश कोर्स की मदद ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिएगा। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है? यानी कि प्रमाण जो है उससे फिर प्रत्यक्ष की ओर जाना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि या विश्लेषण विधि? आप लोग आंसर करिएगा मेरे दोस्तों, क्या आंसर आप लोगों का बनेगा? तो आप बिल्कुल करेक्ट यहां पर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा निगमन, यानी कि प्रमाण है उससे फिर प्रत्यक्ष की ओर जा रहे हैं, तो आपका निगमन विधि बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, बहुत शानदार आप लोग कर रहे हैं। 10 में से आपके कितने नंबर सही है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि 10 में से आपके कितने अभी तक सही हुए। 10 में से 8 सही हुए हैं, 10 में से 9 सही हुए हैं, 10 में से 7 सही हुए, या 10 में से 10 सही हुए। वीडियो को लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा, आगे बढ़ेंगे। और देखिएगा क्रैश कोर्स अवेलेबल है, मैंने बताई दिया 20 वीडियो वाला शानदार क्रैश कोर्स है रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए आप एक मौका अपने आप को दे सकते हैं, बहुत बढ़िया कोर्स है, आप ज्वाइन करिएगा। 300 नहीं है, अभी 199 है शुरुआत के 100 स्टूडेंट के लिए। आपके 10-15 स्टूडेंट और हैं, वो कंप्लीट होते ही आपकी प्राइस 300 रुपए हो जाएगी। तो जो दोस्त ज्वाइन करना चाहे पहली फुर्सत में कर लेना, फिर यहाँ पर 300 है ना, यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ 500 आ जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसमें 20 वीडियो मिलेंगे, हर चैप्टर इंक्लूड। आप लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा, उसमें आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी कि खुद बच्चा जो है, ये जो बच्चा है ये खुद सीख रहा है, उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोगों ने शिक्षण विधियां जब पढ़ी थी, हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि कौन सी विधि में समस्या समाधान में खुद सीखता है, अन्वेषण विधि में सीखता है, लेख विधि में सीखता है, या व्याख्यान विधि में सीखता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आप लोगों का आंसर आ रहा है अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि कहते हैं, इसे खोज विधि कहते हैं, इसे हेरिस्टिक विधि का नाम भी दिया जाता है, इसे अनुसंधान विधि भी कहते हैं। तो ये सारे नाम इसी के हैं। इसमें बच्चा खुद प्रयोग करके सीखता है। अन्वेषण विधि कह लो आप इसे खोज विधि कह लो, आप इसे अनुसंधान विधि भी कह सकते हैं, आप इसे हेरिस्टिक विधि के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये सारी विधि एक ही नाम है। इसमें बच्चा जो है स्वयं सीखता है, खुद सीखता है, उसे हम लोग खोज विधि, अनुसंधान, हेरिस्टिक या अन्वेषण विधि के नाम से जानते हैं। व्याख्यान विधि क्या होती है? व्याख्यान विधि में क्या होता है दोस्तों कि एक शिक्षक है, एक शिक्षक यहाँ बैठा है और ये सारे बच्चे हैं। व्याख्यान विधि वैसे भी बड़ी कक्षाओं के लिए प्रयोग की जाती है, जिसमें बड़े बच्चों को कुछ किसी के जीवनी के बारे में पढ़ाना हो, कुछ आपको इंफॉर्मेशन देनी हो। तो एक तरीके से व्याख्यान विधि में कुछ नहीं होता है, कुछ क्रिया नहीं होती, बस आदमी बैठा रहता है, शिक्षक जो है वो पढ़ाता है। जैसे मान लो कि
आपको किसी बारे में बताना है, मान लो जैसे गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी उसके बारे में बताना है, तो वहां पे बताया जाएगा कि ये चीजें इस दिन हुई थी, ये माहौल था, ये चीजें हुई थी। मान लो आपके किसी भी बारे में, घटना के बारे में बताना हो तो व्याख्यान विधि वहां पर उपयोग की जाती है। लेकिन अगर स्वयं सीखने की विधि की हम बात करें तो यहाँ पर खोज विधि, अनुसंधान विधि, हेरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि इसको कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं कि इसी तरीके से 500 प्लस क्वेश्चंस हम लोग करें, तो आप बिल्कुल आज जो 500 लाइक का टारगेट है वो आप पूरा करें। आपके लिए मैं जल्द 500 मैथ्स पेडागोजी क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, उसमें हम 500 प्रश्न एक साथ एक वीडियो में एक मैराथन में हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल रामबाण इलाज साबित होंगे। आपके मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंधित नहीं है? सूत्र निगमन, जो सूत्र निगमन विधि है उससे संबंधित नहीं है। सामान्य से विशिष्ट, नियम से उदाहरण, सूक्ष्म से स्थल या अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो निगमन विधि से संबंधित कौन सा नहीं? निगमन विधि क्या होती है? निगमन विधि में हम लोग डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो चीज हमें ज्ञात है उससे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ अज्ञात से ज्ञात की ओर जो है वो आगमन विधि में होता है। आगमन विधि में हम लोग अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, जो ज्ञात नहीं है उससे हम लोग ज्ञात की ओर निकलते हैं, तो वो आगमन विधि है। लेकिन यहाँ निगमन विधि से संबंधित ये नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बिल्कुल इजी वे में आप लोग कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन आप लोग कर रहे हैं साथियों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का मुख्य सिद्धांत नहीं है? परियोजना विधि का मुख्य सिद्धांत कौन सा नहीं है? कि करके सीखना, जीवन से सीखना, विद्यार्थियों के सहयोग। देखो परियोजना में क्या होता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें 5 बच्चों का एक समूह बना दिया जाता है, उनको किसी विषय पर खोज करने के लिए कहा जाता है, कुछ विषय पर मटेरियल इकट्ठा करने के लिए कहा जाता है, कुछ चीज करके सीखने के लिए कही जाती है। मान लो उनको दे दिया कि भैया आप ये जो है इनसे एक प्रोजेक्ट बनाओ, आप एक चीज बनाओ जिसमें ये चीजें इंक्लूड है, तो वहां पर क्या होता है वो करके सीखते हैं। जीवन से भी सीखते हैं कि अपने जीवन में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, वो क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों के सहयोग और सहचर्य से सीखते हैं, मतलब 5 विद्यार्थी एक साथ काम कर रहे हैं तो कोई विद्यार्थी कोई नया आइडिया देगा, कोई नई चीज बताएगा, कोई नया उसमें वो चीज ऐड करेगा, तो ये सारी चीजें होती है। बल्कि परियोजना में एक चीज नहीं होती है, वैसे गणित में भी नहीं होती है, ये पूरी गणित में ये चीज नहीं होती है कि रटकर याद करना, है ना। जो लोग रटते हैं, है ना, रटंत विद्या फलंत नहीं, आपने पढ़ा होगा कि रटंत विद्या जो है वो फलंत नहीं, यानी कि उसका फल नहीं मिलता है, आपको चीजें सीखना पड़ेगी। ये चीज क्या होती है मैथ्स में, तो खासकर आप रट के याद नहीं कर सकते। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें एक है ना, चतुर था, चतुर, है ना, मशीन्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ द, है ना, वो था ना, वो जो पढ़ के वो रट के याद करता था। तो आपने लास्ट में देखा होगा कौन सक्सेस होता है कौन सक्सेस नहीं होता है ना। तो ये सारी चीजें होती है, तो रटकर याद नहीं करना है, ये सारी चीजें हैं। तो 13 वाले का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग चेक करिएगा क्या लिखा हुआ है। 14 वाले में लिखा है कि भैया आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? सूत्र स्थापित करने के लिए, सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए, सवाल को समझने के लिए, या सवाल को बनाने के लिए? किसके लिए आगमन विधि का प्रयोग होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आप लोग कर रहे होंगे। देखो आगमन विधि होती क्या है, जैसे कि मान लो एक परिमाप की अवधारणा आपको सिखानी है कि परिमाप क्या होता है, बच्चों को आप सिखा रहे हैं। आप टीचर हैं, आप टीचर बनेंगे, जल्द ही आपका सिलेक्शन होगा और आप स्कूल में नियुक्ति होगी, तब आपको कुछ चीज पढ़ाना है, परिमाप पढ़ाना है। परिमाप को क्या है, जैसे मैं आपको परिमाप पढ़ाता हूं, मैंने कहा था कि परिमाप का मैंने एक आपका पर्यायवाची बना दिया था परिक्रमा। मैंने आपको बताया था कि परिक्रमा अपन करते हैं, जैसे मंदिर वगैरह जाते हैं, है ना, 1 किलो लड्डू चढ़ा करके, है ना, 1 लाख की नौकरी पाने की कोशिश में हम लोग रहते हैं। 1 किलो भी पूरा नहीं चढ़ाते, 1 किलो में से भी 2 लड्डू वहां रखेंगे, है ना, और 2 लड्डू में सोचते हो कि ये 2 लड्डू रख दिए भगवान मान जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। 1 किलो ले जा रहे हो तो 2 लड्डू वापिस लाओ, बाकी भगवान के चढ़ाओ, ठीक है। यूं नहीं घर आके खा रहे हैं, है ना, लड्डू से ही पेट भर लिया, खाना नहीं खा रहे, ऐसा नहीं करना है, भगवान देख रहे हैं, ऊपर कोड़े पड़ेंगे, है ना। तो देखो परिक्रमा मैंने बताया था, परिक्रमा करना क्या होता है, जैसे कि ये मंदिर है, इसके ये मंदिर का चारों ओर है। अब आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो आप चले 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 घूम करके एक बार यहाँ मंदिर के सामने आए, यहाँ एक बार फिर रोक दिया फिर चल करके वापस यहाँ आ गए, तो आपने ये क्या किया, परिक्रमा लगाई, और ये परिक्रमा ही आपका परिमाप कहलाता है। अब जैसे आयत के परिमाप की बात करूं तो एक बार लंबाई को गिनते हैं, एक बार चौड़ाई को गिनते हैं, फिर एक बार लंबाई को गिनते हैं, फिर एक बार,
तो ये हो गया आपका आगमन तरीका, ये उदाहरण है। फिर हमने क्या किया कि भैया लंबाई को जोड़ रहे हैं, चौड़ाई को जोड़ रहे हैं, फिर लंबाई को जोड़ रहे हैं, फिर चौड़ाई को जोड़ रहे हैं। तो मैंने देखा कि 2 बार लंबाई जोड़ रहे हैं 2l और 2 बार चौड़ाई जोड़ रहे हैं 2b, तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया, अंदर बचा l प्लस b। तो ये मैंने क्या किया, आगमन विधि में सूत्र स्थापित कर दिया कि भैया इस तरीके से परिमाप जो था, परिक्रमा था, हमने इसको 2 बार जोड़ा तो एक सूत्र बन गया हमारे लिए कि 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये एक सूत्र बन गया, ये निगमन विधि में हम प्रयोग करेंगे। डायरेक्ट अगर लगा दिया तो निगमन विधि, और अगर बेसिक से जोड़ा कि भैया लंबाई 10 है चौड़ाई 5 है, लंबाई 10 है चौड़ाई 5 है, तो 10 5 10 5 को अगर जोड़ा तो ये आगमन विधि है, और अगर डायरेक्ट इसमें रख दिया तो यह निगमन विधि है। उम्मीद करता हूं बात कहीं ना कहीं क्लियर हो रही है, बात कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो बन जाएगा मेरे दोस्तों, वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि सूत्र स्थापित करने के लिए हम आगमन विधि का सहारा लेते हैं। समझ में आ रही है मैथ्स पेडागोजी थोड़ी बहुत कि नहीं आ रही है? एक बार कमेंट में यस लिख दो, ताकि मैं देख रहा हूँ तो मेरे को पता चले कि हाँ समझ में आ रहा है। और वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है, ताकि 500 लाइक आप पूरे करें और मैं आपके जल्द से जल्द वो 500 क्वेश्चन जो तैयार हैं वो उनको आपको पढ़ाऊं, ठीक है। तो खेल विधि के जन्मदाता कौन है, ये तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा था। इसका करेक्ट आंसर आप लोग, ये वन लाइनर फैक्ट है, ये वन लाइनर फैक्ट भी होते हैं, ये आप लोग बड़ी अच्छे से याद कर सकते हो कि भैया फ्रोबेल जो है ना, वो आपके खेल विधि के जन्मदाता है, ठीक है। एक और हेनरी कुक भी है ना, तो वो आधुनिक खेल विधि के हैं, ये फ्रोबेल पहले के हैं, ठीक है। तो आपके दोनों उसमें देगा नहीं, इसका करेक्ट आंसर फ्रोबेल हो जाएगा दोस्तों। 15 आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इसके अलावा जिन दोस्तों ने अभी तक मैथ्स का क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी कर सकते हैं, आपको 20 वीडियो मिलेंगे रिवीजन के लिए, बेस्ट सॉल्यूशन है आपके पास कि भैया अभी तक क्या पढ़ा, क्या सीखा, है ना सर, हमने पहले पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, भूल गए, ये वो वगैरह। तो सारी समस्याओं का एक इलाज है, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, 20 वीडियो इसके अंतर्गत मिलेंगे। ये 20 वीडियो आपने देख लिए तो बहुत अच्छा स्कोर आप मैथ्स में, अगर आपका स्कोर अभी 10 या 15 तक है तो आप ये स्कोर 28 से 29 तक ला सकते हैं 30 में से। तो बेहतर मौका आपके पास है, 300 की जगह अभी 199 में मिल रहा है, उसके बाद आपकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो जो दोस्त ज्वाइन करना चाहे अभी कर लेना, और कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो आप बिल्कुल मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9893800651। लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, उसके अंदर स्टोर ऑप्शन में आपको कोर्स मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, उसमें बता रखा है कैसे ज्वाइन करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है साथियों, कि गणित वह भाषा है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। हम लोगों ने, ये कथन किसका है, हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था, आपको याद हो तो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, उसमें प्रमुख परिभाषाएं पढ़ी थी, जिसमें 25 लोगों की परिभाषाएं मैंने पढ़ाई थी, फिर उसके क्वेश्चन भी करवाए थे। उसमें ये क्वेश्चन था दोस्तों, अगर आपको याद हो, है ना, अगर नहीं याद है तो आप पढ़ो सीखो, है ना, कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ये कथन किसका है, गैलीलियो का है, रसेल का है, प्लेटो का है, या हैमिल्टन का है ना। तो आपका करेक्ट आंसर जो बन जाएगा साथियों, वो बन जाएगा गैलीलियो, यानी कि ये गैलीलियो ने कहा था कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। प्लेटो ने तो ये कहा था कि जो ज्यामिति नहीं सीख सकता उसे स्कूल में भी आने की जरूरत नहीं है। प्लेटो बहुत खतरनाक है ना, सीधा बोलता है बिल्कुल मुंह पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देखिएगा दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा ध्यान से। ये गणित के सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है, ठीक है। गणित के सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि निगमन विधि है, योजना है, संश्लेषण है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि सूत्र की स्थापना के लिए आगमन विधि होती है, आगमन विधि आपकी उपयोगी होती है साथियों, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 17 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, है ना, कि इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा है शिक्षण की एक विधि जिसमें विद्यार्थी स्वयं अन्वेषक के रूप में, यानी कि खोजकर्ता के रूप में कार्य करते हैं तथा समस्याओं को समाधान भी करते हैं, ऐसी विधि को क्या कहा जाता है। यानी कि विद्यार्थी जो है खुद अन्वेषक है, खुद अन्वेषक का मतलब है खुद खोज करता है, खुद पता लगा रहा है, तो ऐसी विधि को क्या कहते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, मैंने उसके नाम भी बताए थे, उसमें मैंने बताया था कि अनुसंधान विधि इसका बिल्कुल करेक्ट है, अनुसंसाधन नहीं है, अनुसंधान, है ना। अनुसंधान कह लो आप इसे, अन्वेषण विधि कह लो आप इसे, खोज विधि कह लो आप इसे, हेरुस्टिक विधि कह लो, ये सारे नाम एक ही है। जैसे आपके नाम घर पे होते हैं ना कि बबलू नाम है भैया, है ना,
तो गांव में अगर ये है तो इसका नाम एक और है क्या, बबलिया। अगर एक एक नाम है राजेंद्र नाम है तो इसका एक और नाम होगा घर पे, राजू। समझ रहे हो आप? तो ये अनुसंधान है, इसके घर पे एक और नाम है, खोज विधि भी नाम है, हेरिस्टिक भी नाम है, स्कूल में नाम लिखाते हैं राम प्रसाद, पूरा नाम लिखा है भैया, राम प्रसाद प्रजापति। घर पे ए रामा है ना, तो वो वाली चलता है, ठीक है। तो ऐसे नाम सबके होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिए क्या लिखा हुआ है। कक्षा में अधिगम की गतिविधि आयोजित करने में अत्यंत प्रभावशाली कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। अगर अधिगम की गतिविधि स्थापित कर रहे हैं यानी कि कुछ सिखा रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा अनुशासन जरूरी है, अभिप्रेरणा जरूरी है, पाठ्य विवरण जरूरी है, या श्रव दृश्य सामूहिक सामग्री आवश्यक है। तो अत्यंत प्रभावशाली कारक कौन सा है, सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली कारक है अभिप्रेरणा। कुछ सीखने के लिए उसको प्रेरित करना अभिप्रेरणा, यानी कि किसी से रिलेटेड बताना, ये अभिप्रेरणा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। आप लोगों को एक कॉपी लेना है, उसमें आंसर करते हुए चलना है, आपके स्कोर कितना बन रहा है शुरुआत से तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है बिल्कुल फ्री। आप मेरे इस नंबर 9893800651 पे मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ सभी दोस्तों को बिल्कुल फ्री में मिलेगी, है ना, ये क्वेश्चन वाली, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देखिएगा कि गणित शिक्षण की विधि जो छोटी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है वो कौन सी है। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं है वो कौन सी विधि है जो छोटी कक्षाओं में नहीं यूज कर सकते। विश्लेषणात्मक विधि यूज नहीं कर सकते, व्याख्यान विधि यूज नहीं कर सकते, प्रयोगशाला विधि यूज नहीं कर सकते, या आगमन निगमन विधि यूज नहीं कर सकते। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा भी था है ना कि कौन सी उपयुक्त नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर जो बन रहा है, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपका व्याख्यान विधि हो जाएगा दोस्तों। कि व्याख्यान विधि का प्रयोग हम छोटी कक्षाओं में नहीं कर सकते, क्योंकि व्याख्यान विधि में क्या होता है, व्याख्यान का मतलब ही ये है कि व्याख्यान कर रहे हैं, कुछ व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या करने में क्या है, छोटे बच्चे बोर हो जाते हैं। छोटे बच्चों को क्या है कि कुछ खतरनाक चाहिए, है ना। बड़े बच्चे सुन लेते हैं, जैसे कि बड़े बच्चे बैठे हैं, आप बैठे हो, आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो। लेकिन छोटे बच्चों में क्या है कि तुरंत कुछ ना कुछ, है ना, उनको मजा नहीं आएगा। व्याख्यान विधि में जैसे मान लो कुछ पढ़ा रहे हैं तो बड़े बच्चे सुन सकते हैं, बड़े बच्चे समझ सकते हैं, डायरेक्ट सीख सकते हैं। लेकिन व्याख्यान विधि छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है साथियों। आगे बढ़ते हैं, छोटे बच्चों को बहुत छोटी कक्षाओं में तो खेल विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। खेल एवं मनोरंजन विधि के प्रयोग से छोटी बच्चों कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अलावा मैंने बता दिया जिन दोस्तों को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है पहली फुर्सत में करें। 20 वीडियो आपको मिलेंगे बहुत शानदार, आपके रिवीजन के लिए इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। 199 इतनी कम प्राइस में इतना बेस्ट कोर्स आपको कहीं अवेलेबल नहीं होगा। बहुत सारे दोस्त आते हैं फिर घूमते फिरते, जिस तरह आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपका समझ में आता है, आप कोर्स भी सिस्टम दे रहे हैं। हमने वहां से एक जगह है जहां से 5,000 में लिया, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपने ज्वाइन ही क्यों किया मेरे हिसाब से। तो आपको मान लो मेरा समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा कोर्स लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसका समझ में आ रहा है उससे पढ़ो, लेकिन मेन मुद्दा आखिरी में सिलेक्शन का है भैया। एक बात पता चलेगी बाद में कि सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, और कब होता है सिलेक्शन, जब चीजें समझ में आती है। समझ में आता है तो ज्वाइन करना है, नहीं करना है ऐसे नहीं करना है, ठीक है। पैसे बहुत कीमती हैं और आप जिस स्थिति में उसमें तो बहुत ज्यादा कीमती है, तो उसका सही जगह निवेश जरूर करें। और ये जो 199 है ये पैसे भी नहीं है, ऐसे तो आप ऐसे ही उड़ा देते हो, है ना। तो ये चीज है, आप सही जगह निवेश करें और उसका आपको प्रतिफल मिलेगा। लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, उसके स्टोर ऑप्शन में मिल जाएगा, और कोई दिक्कत है तो मेरे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, सोल्व करिएगा फटाफट से और आंसर करते हुए चलिएगा। आज हम लोगों को 50 क्वेश्चन करना है पूरे, है ना। तो आप बिल्कुल आंसर फटाफट करते चलिएगा। कक्षा 9 के निर्देशांक ज्यामिति परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम है, कौन सा उपागम उपयुक्त रहेगा। अगर ज्यामिति का परिचय, निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, उस पर आप लोगों को इस तरीके से बताना पड़ता है कि यहाँ पर जो संख्याएं होगी, जैसे इधर भी पॉजिटिव होता है, इधर भी, इधर नेगेटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। इसमें जैसे ये पॉइंट है 0 और 4, तो यहाँ पर ये 0.4
प्रकार ये पॉइंट यहाँ पर हो गया, ये निर्देशांक ज्यामिति होती है। उसका परिचय कराने के लिए कौन सी विधि उपयोग रहेगी, कौन सा उपागम सही रहेगा, प्रौद्योगिक समाकलन का उपयोग करते हुए निर्देशन, या समस्या समाधान, या व्याख्यान पद्धति, या भूमिका निर्वाह। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। समस्या समाधान विधि इसके लिए जो है उपयुक्त उपागम हो जाएगी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 21 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण इस क्रम में है। 4 चरण होते हैं गणित की भाषा विकसित करने के लिए, कि प्रतिदिन की भाषा, फिर गणितीय परिस्थिति की भाषा, या गणित समस्याओं को हल करने की भाषा, फिर प्रतीकात्मक भाषा। तो ये 4 क्रम है, इनमें से ए बी सी डी चारों क्रम दे रखे हैं। कौन सा क्रम इसका बिल्कुल सही हो जाएगा? गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 क्रम होते हैं, इन 4 का क्रम कौन सा वाला सही हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपको बता दूं, प्रतिदिन की भाषा सबसे पहले, फिर गणितीय परिस्थिति की भाषा, फिर गणित समस्याओं को हल करने की भाषा, फिर प्रतीकात्मक भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, बात कहीं ना कहीं क्लियर हो रही होगी। आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो हम लोग आपके लिए लाते रहें, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करेंगे। आज की कक्षा पे 500 प्लस लाइक होने चाहिए, तब आपको ये इसके जो 100 क्वेश्चन है वो मैं आपको यूट्यूब पे कराऊं, वरना ये ऐप में तो चल ही रहे हैं। ऐप में जो आपका कोर्स है उसमें तो ये वीडियोस चल ही रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे चाहते हैं तो आप बिल्कुल वीडियो को 500 लाइक पे पहुंचा सकते हैं, ताकि इसका जो कल वाला वीडियो है आपको अवेलेबल हो जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्या लिखा हुआ है? कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक को निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक में एक प्रश्न दे रखा है कि भैया पूर्णांकों का ऐसा युग्म जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है, उपरोक्त कथन उल्लेख करता है। चिंतन पूर्ण प्रश्न का, या बंद अंत वाला, या बहुविषयीय प्रश्न, या खुले अंत वाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आपका आंसर आ रहा होगा कि ऐसे प्रश्न को कहेंगे ये खुले अंत वाला प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बेहतरीन आप लोग कर रहे हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, लिखा हुआ क्या है? कक्षा 6 की इकाई चतुर्भुजों को समझाना में चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराए गए हैं। उसके पश्चात इन गुणधर्मों पर आधारित अभ्यास दिए गए हैं। इस स्तर पर कोणों के गुणधर्म का प्रयोग नहीं दिया गया है, क्योंकि कक्षा 6 के विद्यार्थी इस समय वेन हिले के किस स्तर, वेन हिले ने आपके 5 स्तर दिए हैं ज्यामिति सीखने के, जिसमें स्तर आपका 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। पहला 0 जो है वो मानसिक चित्रण है, यानी कि देख करके वो पता लगाता है। फिर आपका अनौपचारिक है, फिर औपचारिक है, फिर आपका जो है विश्लेषण है, फिर आपका जो है वो रिजिड यानी कि कठोर वाला है ना। तो आपका कौन से स्तर पर यह है? तो 24 का जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा अनौपचारिक उपागम पर है, स्तर नंबर 2 पर वो है। ठीक है, सबसे पहला मानसिक चित्र होता है, फिर आपका विश्लेषण होता है, फिर अनौपचारिक होता है, फिर आपका निगमन होता है यानी कि औपचारिक होता है, फिर उसके बाद 4 वाला जो होता है वो रिजिड वाला यानी कठोर वाला, वो अति विश्लेषणात्मक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्तर नंबर 2 पर वो है। आपको पहला चैप्टर, जो पहला चैप्टर है उसमें मैंने आपके वेन हिले के ये सिद्धांत बताए थे, उसमें मैंने क्रम बताया था कि कौन सा बच्चा किस तरीके से कैसे ज्यामिति सीखता है। उसके वेन हिले ने क्रम बताया है कि इस स्तर पर होता है, इस स्तर पर ये चीजें वो सीखता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ क्या है? गणित में प्रश्न रखने का क्या अर्थ होता है? कि विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना, प्रश्नों को हल करने में असमर्थता, या कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना, या प्रश्न हल करना। तो प्रश्न रखने का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, कि कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना आपका अर्थ हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, बेहतरीन आप लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका मैंने बता दिया कि इसको जिनको ज्वाइन करना है कर लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन, और आपको अगर पीडीएफ वगैरह नहीं मिलती है तो आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपके लिए ये पीडीएफ जो है वो फ्री है दोस्तों, आप प्राप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा दोस्तों, कि गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे क्या, प्रमेय और उनकी उपपत्ति, संवेशन कक्ष के लिए प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, या हल किए हुए उदाहरण। तो 26 का जो आंसर आ रहा है वो आपका बिल्कुल सही है। ये प्रश्न आपके पहले चैप्टर में भी जो 100 क्वेश्चन किए थे उसमें मैंने करवाया था, और आपने वहां भी सही किया था और यहां भी आप सही कर रहे हैं। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि हल किए गए उदाहरण
होते हैं दोस्तों। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बिल्कुल इजी वे में आपने कर लिया कि आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कि अच्छी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे हल किए गए उदाहरण होते हैं। उदाहरण तो होते हैं लेकिन अगर वो हल किए गए हों तो बहुत अच्छे से समझ में होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िएगा ध्यान से और आंसर करिएगा कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा, ये कथन है। अगर चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज है तो अगर ये विकर्ण जो है परस्पर समद्विभाजित दो हिस्सों में अगर बांट देते तो ये चतुर्भुज जो है समांतर चतुर्भुज होगा, ये कथन है। प्रमेय, परिभाषा, अभिग्रहित या साध्य, तो इसका करेक्ट आंसर 27 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि ये साध्य है, ये बता रखा है, बिल्कुल सिद्ध करके बता रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और चतुर्भुज पे एक वीडियो आपका मैं बताऊंगा जिसमें विकर्णों की संख्या और ये सारी चीजें निकालना, चतुर्भुज का वीडियो बाकी है, मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो आपको लिए प्रोवाइड कर स्पेशल चतुर्भुज के ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, 500 लाइक पे है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 मेरे दोस्तों के सामने ये रहा कि गणित में प्रदर्श उल्लेख नहीं करता, गणित में प्रदर्श उल्लेख नहीं करता, किस चीज को उल्लेख नहीं करता, दो चरों के मध्य संबंधों को समीकरण या संख्या श्रेणी को ज्यामितीय प्रतिरूप में या एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को प्रमेय के रूप में या दिए गए आंकड़ों को आलेख द्वारा प्रस्तुत करना। तो प्रदर्श का उल्लेख नहीं करता है, इसका 28 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का जो बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर सी कि एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना ये नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। तो तकनीकी पर आधारित खेलों जिसमें संख्याओं के गुणनखंड, द्विआयामी आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है, इसका प्रयोग किस में होता है, विद्यार्थी की संख्यात्मक दक्षता के लिए, विद्यार्थी गणित को प्रयोगशाला में व्यस्त रखने शिक्षक की सहायता करता है, या विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेक्षण और निष्कर्ष निकालने में कुशल हो जाएं, या शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को गणित प्रदर्शन मुख्य मूल्यांकन करने में सहायता करता है। तो आपको बताना है कि जिसमें खेल हो, संख्याओं के गुणनखंड, द्विआयामी आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। आपका करेक्ट आंसर बनना चाहिए, आपके ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा मेरे दोस्तों वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बिल्कुल सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है और उनकी योग्यता के अनुसार वे अन्वेषण, कुछ खोज कर सकते हैं, उसका परिणाम प्रेक्षण कर सके और उस पर निष्कर्ष निकाल सके, उसमें वो कुशल हो जाए, इसलिए ऐसे खेल का आयोजन होता है, ऐसी आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो बन रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, अन्वेषण विधि को किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, अलग अलग तरीके से इसको घुमा घुमा के वो पूछ रहा है, पर क्लियर हो गया है कि भैया हेरिस्टिक विधि को ही अन्वेषण विधि के नाम से, खोज विधि के नाम से, अनुसंधान विधि के नाम से, हेरिस्टिक के नाम से, अन्वेषण के नाम से जाना जाता है। तो वो चाहे अन्वेषण कह ले, वो चाहे हेरिस्टिक कह ले, वो चाहे खोज विधि कह ले, वो चाहे अनुसंधान विधि कह ले, ये सारे नाम एक ही होते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, बहुत शानदार आप लोग कर रहे हैं, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन आप लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसके अलावा जिन दोस्तों को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है वो बिल्कुल कर लेना, 20 वीडियो के अंदर कर मैथ्स के और मैथ्स पेडागोजी के सारे वीडियो आपको मिलेंगे, जो कि 2 घंटे के आसपास, 2 घंटे का है, कोई 1.5 घंटे का है, आपको बहुत अच्छे से सारे चैप्टर इसमें मिल जाएंगे विथ पीडीएफ। आप बिल्कुल ज्वाइन करें, 199 में आपको मिल रहा है, शुरुआत के 100 स्टूडेंट के लिए है। तो जो दोस्त शुरुआत में ज्वाइन करेंगे उनका 199 पेमेंट रहेगा, उसके बाद पेमेंट आपका 300 होने वाला है। तो जो दोस्त ज्वाइन करें कर लेना समय रहते, और आप पढ़ना शुरू करें। लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करें, उसके अंदर आपको ये 20 वीडियो मिल जाएंगे। आप स्टोर ऑप्शन में जाइएगा, उसमें क्रैश कोर्स लिखा हुआ है, वहां पे मिल जाएगा। और कोई दिक्कत आती है मेरे इस नंबर पे जरूर मैसेज करें, मैं आपको बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है। आपका पेमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी और से भी पेमेंट करवा के ये कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, पर जरूर इसको याद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा,
क्या लिखा है, पढ़िएगा ध्यान से कि सरसों पर पुष्प पड़ाते हुए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है। पर सरसों पे पुष्प पड़ा रहे हैं, सरसों पर पुष्प ये पाठ पढ़ा रहे हैं, तो अवलोकन पद्धति सही है, व्याख्यान पद्धति सही है, क्षेत्र भ्रमण पद्धति सही है, या चर्चा पद्धति। देखो सरसों पर पूछे तो क्षेत्र भ्रमण पद्धति आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी कि किसी क्षेत्र का भ्रमण करके उनको बताया जाए कि ये सरसों होता है, ये फूल आता है, ये सारी चीजें। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो रहा है। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, बहुत शानदार आप लोग कर रहे हैं, वेरी गुड साथियों, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आधारित शिक्षण विधि नहीं है। कौन सी क्रिया आधारित शिक्षण विधि कौन सी नहीं है, जिसमें कोई क्रिया ही नहीं होती है, ऐसी शिक्षण विधि कौन सी है। प्रदर्शन विधि, अवलोकन विधि, हेरिस्टिक विधि या व्याख्यान विधि। तो आपको बताना है जिसमें क्रिया बिल्कुल नहीं होती है। तो आप लोगों को मैंने अभी पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया था, वो विधि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा आपका कौन सा आंसर सही हो रहा है, और आपके अंत में कितने नंबर आते हैं। 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जो भी हम लोग करते हैं, उसमें अंत में आपके कितने नंबर आते हैं वो आपको कमेंट करना है। और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीख रहे हैं आप लोग, ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं, तो जरूर वीडियो को लाइक करके 500 का टारगेट पूरा करें, ताकि आगे के वीडियो भी आपको अवेलेबल हो जाए। बाकी ये ऐप में तो चल ही रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आ रहा है आपका, हेरिस्टिक विधि नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें क्रिया नहीं होती वो आपकी व्याख्यान विधि होती है। व्याख्यान विधि में एक शिक्षक बैठ के आपको किसी घटना के बारे में बताता है, उसमें कुछ नहीं होता है, बस शिक्षक बोलता जाता है, ये सुनते जाते हैं, उसमें कोई क्रिया नहीं होती। जैसे प्रदर्शन में तो कुछ बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, अवलोकन में भी उसके बारे में, हेरिस्टिक में तो खुद खोज करना पड़ता है, लेकिन व्याख्यान विधि में कोई भी क्रिया नहीं होती है। ऐसी क्रिया जिसमें क्रिया आधारित शिक्षण विधि नहीं है, वो आपकी कौन सी हो जाएगी, व्याख्यान विधि हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे हैं, सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे ध्यान से कि सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर किस में हम लोग जाते हैं, निगमन में जाते हैं, आपके आगमन में जाते हैं, संश्लेषण में जाते हैं, विश्लेषण में जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आगमन विधि में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, बहुत शानदार आप लोग कर रहे हैं, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि गणित शिक्षण में आगमन विधि द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। गणित शिक्षण में जो आगमन विधि है उसमें हम आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म से स्थल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अज्ञात से ज्ञात की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा कि गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है। स्वयं सिद्ध विधि जो है उसमें कौन सी सम्मिलित नहीं है, यूक्लिड नहीं है, गैर यूक्लिड नहीं है, आनुवांशिक नहीं है, औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर 35 का जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो आपका बन रहा है कौन सा, आपका बन जाएगा आनुवांशिक विधि, इसमें स्वयं सिद्ध विधि में सम्मिलित नहीं है, आनुवांशिक में ये स्वयं सिद्ध विधि नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अलावा मैंने बता दिया क्रैश कोर्स जिनको ज्वाइन करना है कर लेना, और जिनको ये पीडीएफ चाहिए वो मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा कि गणित में प्रति चित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है, तो प्रति चित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, या प्रति चित्रण आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, प्रति चित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग ही नहीं है। प्रति चित्रण गणित के कई विषयों का समाकलन किया जाता है। देखो आपको एक चीज नोटिस करना है कि जब भी कौन सा नहीं है उसमें नेगेटिव वाला ढूंढना है। जैसे इसमें भाग ही नहीं है, गणित पाठ्यक्रम का ये प्रति चित्रण भाग ही नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो गणित प्रति चित्रण गणित का पाठ्यक्रम भाग नहीं है, जबकि है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया, बेहतरीन आप लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग देखिएगा कि दो अंकीय संख्या के दूसरी एक अंकीय दो अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। योग का क्रम विनिमय, गुणन का क्रम विनिमय, गुणन योग पर वितरण के रूप में, या गुणन विभाजन के प्रतिलोम। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुणन योग पर वितरण के रूप में। 37 का आंसर आपका सी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ऐसे आप लोगों को करते चलना है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा
करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अच्छी विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है कि संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ना चाहिए, ये संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित करना चाहिए, ये संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, ये संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जो पाठ्य पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो ये होती है, ऑप्शन नंबर डी होता है कि भैया मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि जो चीजें पता है उसको नहीं पता से जोड़ना चाहिए, यानी कि जो चीजें मूर्त यानी कि दिख रही है उनको अमूर्त रूप से, जो उपलब्ध नहीं है उसके रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, उनका उनसे संबंध बताना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी साथियों। बहुत बढ़िया, बेहतरीन आप लोग कर रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं कि कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग या जोड़ सिखा रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा अगर जोड़ सिखा रहा है तो कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को ना करा जाए, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु करना चाहिए, या जो योग या जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, या शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराना चाहिए। तो कौन सा युक्ति या कौन सा अनुसरण सबसे उपयुक्त हो जाएगा, तो 39 वाले का जो आंसर होगा वो हो जाएगा, अगर योग सिखा रहे हैं तो योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जैसे शाब्दिक प्रश्न कौन से कि राहुल के पास 2 पेन थे, है ना, और शाम ने उसे 2 पेन और दे दिए। अब राहुल के पास कितने पेन है, तो 2 और 2 जोड़ेगा तो 4 पेन उसके पास है। तो ये शाब्दिक प्रश्न द्वारा योग को प्रस्तुत करना चाहिए। तो कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए अगर योग सिखा रहे हैं तो ये युक्ति सबसे उपयुक्त रहेगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही हो कि वीडियो को लाइक करते चलना है, क्लास को शेयर करते चलना है, और बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। इसके टोटल 106 प्रश्न हैं, वो हम लोग पूरे करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग 50 प्रश्न पूरे करेंगे, 50 प्रश्न पूरे कर लेते हैं, अगले वीडियो में 50 और कर लेंगे। फिर आपके 500 प्रश्न भी मुझे करवाने हैं, 500 प्रश्न भी पूरे करवाने हैं मैथ्स पेडागोजी के। तो आप उसके लिए बिल्कुल वीडियो को लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा। अंकगणित की 4 मूलभूत क्रियाएं हैं, अंकगणित में 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं जो हम लोगों ने पढ़ी है, जिसमें योग, भाग, परिमाप, क्षेत्रफल, या परिकलन, संगणना, रचना और समीकरण, या योग, गुणा, भिन्न, दशमलव और समाकृतियों, या योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। तो आपको पता है कि 4 मूलभूत प्रक्रियाएं हैं, प्लस माइनस, इनटू और डिवाइड। ये 4 होती है, प्लस होता है, माइनस होता है, इनटू होता है और डिवाइड होता है। तो योग होता है, व्यवकलन का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो घटाना होता है, व्यवकलन का मतलब होता है माइनस करना, योग का मतलब होता है प्लस करना, गुणा, है ना, और भाग। तो ये 4 मूलभूत संक्रियाएं होती है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। तो ये 4 मूलभूत। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। व्यवकलन को देख के घबराना नहीं है, व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, माइनस करना, है ना, उसमें से घटा लेना। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। उम्मीद करता हूं बात क्लियर हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जिन दोस्तों को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है पहली फुर्सत में करें, बेस्ट आप लोगों के 20 वीडियोस मिलेंगे, फुल सिलेबस आपका कवर है, आपके मैथ्स के जितने टॉपिक आपकी संविदा वर्ग 3 के सिलेबस में आपके एग्जाम वालों ने दिए हैं वो सारे टॉपिक आपको इसमें कवर करवाए गए हैं। बहुत बढ़िया कोर्स है, आप 300 की जगह 199 में प्राप्त करेंगे। बहुत बढ़िया कोर्स है, जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है पहली फुर्सत में करें, बहुत बढ़िया मौका आपके पास अवेलेबल है। आप लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करें, इस ऐप के अंदर आपको स्टोर ऑप्शन में ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको ये जो पीडीएफ हम लोग पढ़ रहे हैं ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है दोस्तों, है ना, आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संबद्ध आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्न में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता, गुणनफल, क्षेत्रफल, आयत या गुणनखंड। तो इसका करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका गुणनखंड नहीं संबोधित किया जाता। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, गुणनखंड, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं कि वेन हिले के ज्यामितीय स्तर, जो कि पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावटी अनुसार वर्णित या वर्गीकृत करते हैं वो कौन से स्तर पर है। आपके जो वेन हिले हैं इन्होंने एक बच्चे के
ज्यामिति सीखने के 5 स्तर इन्होंने दिए हैं। इसमें स्तर 0 भी है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 है, फिर 4। तो ये चौथा स्तर सबसे आखिरी वाला स्तर है जिसमें विश्लेषणात्मक में आ जाता है। 0 वाला जो है मानसिक स्तर पर आता है, विजुअलाइजेशन वाले में आता है, चित्रण, मानसिक चित्रण पर होता है। जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा गोल आकृति देखता है तो वो कहता है कि ये रोटी है ना, या गोल आकृति देखता है वो कहता है ये चंद्रमा है। तो एक तरीके से वो जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावटी अनुसार वर्णित करता है, दिखकर वर्णित करता है, वर्गीकृत करता है, वो आपके स्तर 0 यानी कि मानसिक चित्रण पर है। अभी जो छोटा बच्चा मानसिक चित्रण पर है वो डायरेक्ट देख करके वर्णित करता है, वर्गीकृत करता है। इसका करेक्ट आंसर वेन हिली के ज्यामिति स्तर, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। जिनने क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो कर लेना, बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखाया गया है। तो 42 का आंसर जो बन रहा है वो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं। 43 वाला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, ये खुले अंत वाला प्रश्न है। या दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो, या संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए, या 15 गुणित 3 का मान ज्ञात कीजिए। कौन सा खुले अंत वाला प्रश्न हो जाएगा। तो आपके खुले अंत वाला प्रश्न जो है वो है कि आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, ये खुले अंत वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं को हल करने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक कौन सी हो जाएगी। जो अर्जुन है कक्षा चौथी का, वो गलती कर रहा है, मौखिक रूप से तो आंसर सही दे रहा है, लिखने में गलतियां कर रहा है, तो आपको कौन सा उसको त्रुटि सुधारने के लिए कौन सा आप प्रयोग करेंगे। 44 का आंसर क्या हो जाएगा। 10 तक उसको 10 तक अभ्यास परीक्षाएं देखिए, वास्तविक जीवन से अनुभव को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करता है। या उसको एक कार्य पृथक देना जिसमें समस्याएं समाधान आंशिक रूप से हल की गई हो, उसे खाली स्थान भरने को दिया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो बिल्कुल सही आप लोगों का आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी होगा कि उसे कार्य पत्रक दे जिसमें आंशिक रूप से हल की गई हो। जैसे 12 और 3 दे दिया और यहाँ खाली स्थान दे दिया कि यहाँ क्या आएगा, इस तरीके से दिया गया हो तो वो खाली स्थान भरने में सक्षम रहेगा, और उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए उपचारात्मक तकनीक ये वाली बिल्कुल सही रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो आप लोगों को बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। आकृतियों को इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों को आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है, तो इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। कि आपको आकृतियों के उपयोग की सहायता से कोई भी चित्र रचना करने के लिए कहा जा रहा है, तो कौन सा उद्देश्य वो प्राप्त कर रहा है, अनुप्रयोग कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, समझ बोध दे रहा है, या रचना या सृजन के बारे में दे रहा है। तो देखो आकृतियां बना रहा है या, तो एक तरीके से आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बिल्कुल डी वाला बनेगा कि भैया रचना कर रहा है, सृजन कर रहा है, कोई चीज नई निर्माण कर रहा है, कोई चीज क्रिएट कर रहा है, रचना कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप बिल्कुल क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 20 वीडियो वाला, जिसमें 199 में आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया गया। बिल्कुल ज्वाइन करें, बहुत बढ़िया कोर्स है, एक एक चीज आपको डिटेल में पढ़ाई गई है। आप लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करें, इसके स्टोर ऑप्शन में जाकर ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे इस नंबर पर मैसेज कर देना अगर आपको पीडीएफ चाहिए फ्री, बिल्कुल मैसेज करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। देखो अभी आया था क्वेश्चन, हाँ, तो वेन हिले के अनुसार वे ज्यामिति के कौन से स्तर पर हैं। तो अब उन्होंने कहा कि भैया दिखावट के आधार पर वर्गीकृत कर रहा है, तो वो मानसिक चित्रण वाले स्तर पर है ना, स्तर 0 पे है ना, स्टेज 1 पे है, सॉरी 1 नहीं 0 पे होगा, है ना, 1 वाली फिर अलग है। तो इसका करेक्ट आंसर मानसिक चित्रण या विजुअलाइजेशन या चाक्षुकीकरण भी कहते हैं, चाक्षुड़ीकरण भी कहते हैं इसको। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा कि प्राय विद्यार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना की त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है, ऐसी गलती करते हैं, तो त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण कौन सा होगा। कि क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना है उन्हें, या कक्षा में इस प्रकार की सफलता से अभ्यास का अभाव है, या संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण में अमूर्त अनुभव का अभाव है, या शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। तो कौन सा इसका सर्वाधिक संभावित कारण होगा कि जो 0.50 और 0.5 से बड़ा है, जबकि ये दोनों एक ही है, 0.50 हो या 0.5, ये दोनों एक ही है, वो इसको बड़ा समझ रहा है। तो इसका कौन सा कारण हो सकता है। तो 47 का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा ए वाला।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना है, उनको भ्रांति है कि ये 50 है और ये 5 ही है ना, तो ये भ्रांतिपूर्ण संकल्पना है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए क्या करेगा? विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, चौक या टोक पद्धति का प्रयोग करेगा, कि कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों का गतिविधियों का प्रयोग करेगा, या सामाजिक परियोजना और सामाजिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, अगर वो पियाजे का है ना सिद्धांत में विश्वास रखता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। तो परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर इंचों में रेखाखंडों को माप सकता है, या रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, या रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है, या सेंटीमीटर इंचों को रेखा में परिशुद्ध रूप से माप सकता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि रेखा और सॉरी, इसका करेक्ट आंसर 49 वाले का हो जाएगा क्या? बी वाला, कि भैया रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है। अगर बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे तो वो रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 50, कि विद्यार्थियों के ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों में मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। तो वो कौन से स्तर पर है? अनौपचारिक निगमन स्तर पर है, या निगमन स्तर पर है, या चाक्षुकीकरण या जीरो वाले स्तर पर है, या विश्लेषणात्मक स्तर पर है? तो कौन से वाले स्तर पर हो जाएगा? तो वो अगर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण यानी कि आपके है ना अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स पे संबंध स्थापित करते हैं, आकृतियां खींचते हैं और कोणों को नापते हैं और बाद में देखते हैं कि वो सब समान है, तो वो एक तरीके से विश्लेषणात्मक स्तर पर है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत बढ़िया, आज के 50 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे जरूर कमेंट में बताइएगा। आपके 50 में से कितने स्कोर बन रहा है जरूर बताइएगा। और ये 50 प्रश्न की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, 50 क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप बिल्कुल मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, जिनको ज्वाइन करना है बिल्कुल करें। क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं, अगर आपको ये मैथ्स पेडागोजी के चैप्टर भी पढ़ना है और मैथ्स के भी सारे चैप्टर पढ़ना है तो आप फुल सिलेबस वाला ये 20 वीडियो वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 199 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये पैसे कुछ नहीं है, लेकिन पैसों में जो आप सीख सकते हैं वो बहुत अमूल्य है। ठीक है, तो आप ये 199 में आप ये ज्वाइन करें और बहुत बढ़िया तरीके से सीखें। बहुत अच्छा कोर्स है। कोर्स की प्राइस कम इसलिए है क्योंकि आप इसको हल्के मत लेना, ये कम इसलिए है ताकि हर व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है। अब आप कहोगे सर फ्री क्यों नहीं रख देते? क्योंकि फ्री अगर रख देंगे तो वास्तव में हर कोई ज्वाइन कर लेगा, जिसको जरूरत भी नहीं है ना, जो टाइम पास लोग हैं वो भी पढ़ लेंगे, क्योंकि फ्री की कदर नहीं होती है। अगर 199 है तो इसलिए रखा गया है कि जो लोग ज्वाइन करना चाहे, जो पढ़ने वाले इच्छुक है वो ज्वाइन करें, आराम से पे करें और पढ़ें, है ना, क्योंकि पैसे वाली चीज में पढ़ने में मजा भी आता है, क्योंकि पैसे दिए हैं उन्होंने। और अगर बिल्कुल फ्री कर देंगे तो इसकी कोई कदर नहीं रहेगी, इसलिए आप बिल्कुल पढ़े। बाकी बेस्ट कोर्स है, जो लोग पेड कोर्स वाले हैं उनके ये कोर्स ऐड कर दिया गया है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, है ना। आपके कोर्स में ये कुछ वीडियो ऐड कर दिए गए, कुछ बाकी हैं, मिल जाएंगे। जिन लोगों ने पेड कोर्स ले रखा है वो ये कोर्स ना ले, आपके जल्दी ही ऐड कर दिया जाएगा। अगर नहीं किया है तो कर दिया जाएगा, और कर दिया है तो आप देख लेना। ठीक है, लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना, इसके अंदर स्टोर ऑप्शन में कोर्स मिल जाएगा, और अगर पीडीएफ नहीं मिली है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 51 से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।